अभ्युदय अवस्थी जी, अच्छा बताइए कोई फैमिली का नाम, कोई भी होमोनिटी। होमोनिटी में क्या रहेगा, देखो इन्होंने अच्छा ढूंढा नहीं कि सर उसमें क्यों नहीं एसी है, क्योंकि वो आपका एनिमल से है ज़्यादातर। एनिमल में क्या रहता है, आपके होमोसैपियंस से आपके होमोनिटी कुछ में स्पेसिफिक रहते हैं, तो उसमें से जैसे ए ई भी लगा हो सकता है, लेकिन इसमें एसी कैटेगरी का। और जैसे कुछ फैमिली के नेम बताइए। कोएसी में तो मिलेगा आपका। कोएसी का ओल्ड नेम जानते हैं क्या होता है, पुराना नाम कोएसी का क्या था? ग्रेमनी। पढ़ाया लगता है। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन इसमें से कौन सा है, द टर्म सिस्टमेटिक रिफर्स सिस्टमेटिक्स रिफर term systematic refer identification and classification of plant and animals, identifications and classifications plant and animals, second option diversity of diversity of kinds of organism and their relationship. Nomenclature and identification and animals. Different kinds of organism and their classification. क्वेश्चन मैं रिपीट करूंगा, समझाऊंगा क्या है। द टर्म सिस्टमेटिक रिफर, सिस्टमेटिक क्या होता है, वर्ग की, हिंदी में क्या कहते हैं, वर्ग की। वर्ग की से क्या अभिप्राय है, हिंदी सी क्या होगी, वर्ग की से क्या अभिप्राय है। सही है, बिल्कुल करेक्ट है आपका आंसर। देखिए वर्गीकी से क्या अभिप्राय है, पहला ऑप्शन आपका दिया है पहचान और वर्गीकरण करना। पहचान तो वर्गीकी में नहीं आता है, क्योंकि पहचान भर लेना वर्गीकी नहीं, क्लासिफिकेशन तो आ सकता है। ये आपका रॉन्ग हो सकता है, ये आपका सही हो सकता है, मतलब दोनों सही होने चाहिए। दूसरा डाइवर्सिटी ऑफ काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म, ये तो बिल्कुल गलत है। डाइवर्सिटी बोल रहा है कि हमें वर्गीकी से मतलब ही नहीं डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी बोल रहा है कितने प्लांट, कितने पौधे, कितने एनिमल्स, उसकी एक काउंटिंग बता रहा है, जैव विविधता कितनी है या जीवों में विविधता कितनी है। तो ये तो बिल्कुल गलत हो सकता है, ये गलत हो। ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने का तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, कैसे आप तुक्का मार सकते हैं। उस क्वेश्चन को पढ़िए पहले कि क्या कहना चाहता है, फिर क्वेश्चन पढ़ के देखिए कि ये तो हो नहीं सकता, क्योंकि वर्ग की नोमेनक्लेचर एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, नामकरण और पहचान करना आपका वर्ग की होगा। क्योंकि नामकरण अगर मिल जाएगा तो जाति और स्पीसीज का नाम तो मिल जाएगा हमें, अब पहचान, उसके बाद हमारा आइडेंटिफिकेशन भी हो जाएगा। अगर जाति और स्पीसीज का नाम मिल गया हमें, या वंश का नाम मिल गया, तो फैमिली का नाम मिल जाएगा, फिर गण का नाम मिल जाएगा, गण के बाद आपको वर्ग का नेम मिल जाएगा। तो इसके बाद तो ये हमारा कुछ लग रहा है कि सही होगा, देखिएगा। फिर डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड देयर क्लासिफिकेशन, ये तो नहीं हो सकता है। तो इसका मतलब हमारे ये तीनों गलत हो सकते हैं, यही ज़्यादा प्रोबेबिलिटी में जा रहा है। इस तरह आपके सॉल्व करने का तरीका होता है। इसमें से गलत है टर्म सिस्टमेटिक्स ऑर्गेनिज्म, क्या गलत है ये आंसर?
डाइवर्सिटी ऑफ काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिज्म देयर क्या है, देयर रिलेशनशिप सिस्टमेटिक्स। हाँ, इसमें से आपको कह रहा है कि ये देखिएगा इसमें, डाइवर्सिटी ऑफ काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिज्म सिस्टमेटिक्स एंड देयर रिलेशनशिप। वैसे तो लेकिन हो सकता है आंसर आपका जो बुक में दे रखा है वो इसके लिए ठीक कर रहा है, डाइवर्सिटी पे काइंड्स ऑफ। सही तो है लेकिन उतना अच्छा सही नहीं हो सकता है। चलिए हाँ, सी नंबर वैसे सही है आपका नोमेनक्लेचर, लेकिन देखते हैं फिर अगले उसमें से। इसमें आप इसको थोड़ा सा उसमें रखिए, स्टार में रखिए, इसको हम डिस्कस कर लेंगे। हाँ अच्छा, तो बी लिखा है, एनसीईआरटी आपका बी नंबर सही है, सही कर लीजिए, उसको सुधार लीजिए। एनसीईआरटी में बी नंबर सही लिखा है। अगर एनसीईआरटी बोलता है आपका तो सही है, एनसीईआरटी में आपका बी नंबर है। अगला इसमें क्वेश्चन है, देखिए कि जीनस रिप्रेजेंट, कुछ वैसे करना है जो आए, जैसे आपका अच्छा हाँ, तो जीनस रिप्रेजेंट। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, जीनस रिप्रेजेंट, जीनस रिप्रेजेंट, इसमें से एन इंडिविजुअल प्लांट और एनिमल्स एंड इंडिविजुअल्स plants and animals, a collection of plants and animals। थर्ड ऑप्शन है इसमें से, ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड क्लोजली रिलेटेड प्लांट्स एंड एनिमल्स, यही है, प्लांट्स एंड एनिमल्स। डी ऑप्शन है डिफरेंट, नन ऑफ द एबव। मैं समझा नहीं क्या कहना चाहते। अच्छा, हैंड राइटिंग समझ में कम आ रही है, ठीक है, अगले टाइम से थोड़ा सा और अच्छा लिखने की कोशिश। एक्चुअली क्या था बेटा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करा रहा था, हम सोच रहे थे जितने ज़्यादा हो जाएंगे अच्छा रहेंगे। मैं आपको और अच्छे से, जीनस रिप्रेजेंट, जीनस से क्या क्या रिप्रेजेंट करता है जीनस, मतलब जीनस से क्या अभिप्राय है। एन इंडिविजुअल प्लांट्स एंड एनिमल्स, कोई इंडिविजुअल मतलब एक, प्लांट्स या एनिमल्स, प्लांट या एनिमल्स, कोई एक प्लांट या एनिमल्स है। एक कलेक्शन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स नहीं, ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड प्लांट्स एंड एनिमल्स, नन ऑफ द एबव। ये ज्यादा प्रोबेबल लग रहा है, क्यों वही सही है। चलिए मैं नेक्स्ट टाइम से ध्यान रखूं। क्या नाम है आपका? पंकज द्विवेदी सर। अच्छा बारी सही है वो एपीसीएल से आया कल। अच्छा 2 बार पढ़ा। पंकज किस प्लांट से कनेक्टेड है? चुप रहिए। पंकज किस प्लांट से कनेक्टेड है? आप एनिमल प्लांट पढ़ रहे हैं बायोलॉजी में? हाँ सही है, शाबाश। कमल से, लोटस, सही कहा आपने। चलिए राइटिंग अच्छी बना दी।
नोट करते जा रहे हैं ना सभी? जी सर। ना समझ में आए जो लाइनिंग या कुछ तो आप बता दीजिएगा। उसी तरह अगला क्वेश्चन क्या है, द टैक्सोनॉमिक यूनिट फाइलम इन द क्या है क्वेश्चन, टैक्सोनॉमिक यूनिट द फाइलम इन द क्लासिफिकेशन ऑफ, थोड़ा सा स्लो में, क्लासिफिकेशन एनिमल्स इज एनिमल इज equivalent to which hierarchical level in अब ठीक है तुम्हें यस सर। लेवल इज और अच्छी किया। अब चलेगी कि नहीं? यस सर, चलेगी सर, चलेगी। चलिए ए नंबर क्लास डी डिवीजन। बताइए बेटा इसमें क्या रहेगा आंसर? सर एक बार बताइए। हाँ, इसमें कह रहा है द टैक्सोनॉमी यूनिट फाइलम इन द क्लासिफिकेशन एनिमल्स इज इक्विवेलेंट टू व्हिच हायरार्किकल लेवल इन क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट। बहुत सिंपल है, कह रहा है कि एनिमल के जो वर्गीकरण हम करते हैं, जंतुओं का वर्गीकरण करते हैं, उसको हम फाइलम लिखते हैं। फाइलम की जगह डिवीजन हो जाएगा। हाँ, तो पौधों में क्या आएगा? वही सर जो हिंदी आप बोल दिया करिए ना, आंसर आप बोलिए। देखिए, मैं इसलिए उसमें से बहुत टफ नहीं था, लेकिन इसी तरह के क्वेश्चन घुमा फिरा के आते हैं आपको। ऐसा नहीं कि बहुत टफ आता है। मैं बता चुका हूँ आपको कि बायोलॉजी का क्वेश्चन आपके 90 क्वेश्चन जो भी आएंगे वो बहुत टफ नहीं आएंगे। अगर जितने क्वेश्चन मैं आपको बता दे रहा हूँ और करा दे रहा हूँ, जो भी आपको मैं करा रहा हूँ, तो ये समझ लीजिए उनमें से 80% क्वेश्चन, 90% आपको वही मिलेगा। ये नीट तक की मैं कह रहा हूँ, क्योंकि मैं वही पढ़ाता लिखाता हूँ जो आने के चांसेस होते हैं या आए होते हैं। बाकी चीज़ें मैं बताता ही नहीं हूँ। ये हमेशा का रूल्स रहा है किसी भी क्लास में। मैं ये नहीं दिखाता हूँ कि ये 3 प्रकार के होते हैं, निम्नलिखित प्रकार का होता है। मेन मुद्दे की बात दिखाता हूँ बस। तो जो आएगा, अब देखिए अगला क्वेश्चन है इसमें से। हाँ, बात हाँ, डिवीजन सही है, उसमें से कर लिया आया भाई। अभ्युदय अवस्थी समझ में, हमारे नाम से कोचिंग चल रहा है। बॉटनिकल गार्डन एंड जूलॉजिकल पार्क्स हैव कलेक्शन ऑफ, बॉटनिकल गार्डन्स and zoological parks collection of exotic living species only, endemic
देखिए बहुत अच्छे अच्छे इसमें से वर्ड आए हुए हैं इस क्वेश्चन में। आप देखेंगे तो कहेंगे सर क्या है। देखिए बॉटनिकल गार्डन एंड जूलॉजिकल पार्क कलेक्शन ऑफ वनस्पति उद्यान और जंतु प्राणी उद्यान या प्राणी उद्यान में कलेक्शन किसका होता है, संग्रह किसका होता है। वनस्पति जो आपके गार्डन है वनस्पति उद्यान और प्राणी उद्यान किसका संग्रह है, यह क्या होता है। पहला एक्जोटिक लिविंग स्पीसीज ओनली। एक्जोटिक बोले तो जो बाहर से आई हुई कोई जाति प्रजाति है, बाहर से आई हुई, एक्जोटिक मतलब बाहर से आई हुई, ध्यान रखिएगा। एक्जोटिक लिविंग स्पीसीज, स्पीसीज ओनली जो बाहर से आई हुई स्पीसीज है, क्या उन दोनों का कलेक्शन इनमें से रहता है। दूसरा ऑप्शन है एंडेमिक लिविंग स्पीसीज। एंडेमिक होता क्या है, एक पर्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया में जो स्पीसीज पाई जाती है वो एंडेमिक होती है। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल कह दिया जाए कि अभ्युदय अवस्थी सिर्फ बांदावैर में पाया जाता है, एक नाम का स्पीसीज है, बाकी कहीं नहीं मिलता है पूरे वर्ल्ड में। इसकी बहुत इंपॉर्टेंस है एंड इसमें से आपके केमिकली या कोई ऐसे इसमें सीड है या फ्लावर्स हैं या इसका जो बोलने का तरीका है, जैसे मान लीजिए उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के, आप समझ रहे हैं ना, उसमें से ये कोई कह दिया तो बनारस नहीं मिलते थे। ऐसे स्पीसीज और प्लांट और एनिमल्स का होता है। जैसे हम कह दें सेंटेलम कहाँ मिलता है, चंदन कर्नाटक और केरला के बॉर्डर में मिलता है सेंटेलम। जैसे बिदानिया सोमनीफेरम अश्वगंधा जिसे उसमें से, या और भी कई स्पीसीज है। इलेकोवेसम स्टिग्मेटोलेपिस, इलेकोवेसम बेडोमी कहाँ मिलता है, कर्नाटक और तमिलनाडु के बॉर्डर में मिलता है। एक स्पेसिफिक एरिया में जो स्पीसीज पाई जाती है वो एंडेमिक कहलाती है। क्लियर। अब थर्ड ऑप्शन है ओनली लोकल प्लांट्स एंड एनिमल्स। लोकल बोले तो जो आसपास हमारे मिलते हो। क्या वनस्पति गार्डन को जूलॉजिकल पार्क में लोकल प्लांट रखते हैं, ये तो बिल्कुल गलत हो सकता है। देखिए इसका डी नंबर एंडेमिक एंड एक्जोटिक, तो प्रोबेबिलिटी डी की बन रही है, सही है। देखिए एक्जोटिक बाहरी भरी स्पीसीज रख नहीं सकते हैं, सिर्फ एंडेमिक रख नहीं सकते हैं, तो कौन सा सही है। अब एक्जोटिक स्पीसीज कोई पूछ ले बता देंगे। जैसे सपोज दैट, और हिंदी में समझा दूं मैं, जैसे यहाँ पे लोकल में टीचर्स पढ़ा रहा है ऑलरेडी, बायो का टीचर्स, अब कोई बाहर से आके टीचर डोमिनेट हो रहा है, बाहर पढ़ाता हो, वो क्या हुआ, एक एक्जोटिक स्पीसीज है। समझ रहे हैं। जैसे मान लीजिए कोई प्लांट यहाँ पे ऑलरेडी ग्रो कर रहे थे, आपका कौन सा इसमें से, आपने पार्थीनियम देखा होगा, कैरेट ग्रास, कैरेट ग्रास देखा ना, अरे भाई उसे खेतों में मेड़ के किनारे ग्रीन ग्रीन सा इतना व्हाइट फ्लावर आता है, इतना इतना उगता है पूरे आसपास, खरपतवार जैसा, जानते हैं कि नहीं जानते, धूप नहीं देखा होगा, ज्यादातर सब जगह उग रहा है पूरे बुंदेलखंड में, खेतों में मेड़ के किनारे 4 महीने के लिए खेत छोड़ दीजिए, इतना इतना उगाता है वो आजकल। घास नहीं है वो क्या है, एक्जोटिक स्पीसीज है। हाँ चलिए, अच्छा आया समझ में, क्यों भाई आपको आ रहा है, क्या नाम है आपका, कौस्तुभ, नाम बड़े बड़े अच्छे हैं हमारे यहाँ, इसमें से कौस्तुभ, पंकज, अभ्युदय, नाम बहुत अच्छे अच्छे हैं ना। अगला क्वेश्चन है इसमें से, टैक्सोनॉमी की इज वन ऑफ द की इज वन ऑफ द की इज वन ऑफ द taxonomic tools in the taxonomic tools in the identification
आइडेंटिफिकेशन एंड classification क्लासिफिकेशन of plant ऑफ प्लांट and animals. It is it is used in the used in the preparation of अब इसका ऑब्जेक्टिव पहला कौन सा मोनोग्राफ मोनोग्राफ को बेटा मोनोग्राफ ये अंग्रेजी हिंदी में भी कहते हैं बी नंबर फ्लोरा सी नंबर both A and B. वो ए एंड बी None of these. none of the above none of these वैसे अच्छा लगता है कि अगर कोई बच्चा अपनी बता देता है कि सर राइटिंग नहीं समझ में आ रहा या ये चीज़ आप फिर से एक्सप्लेन कर दीजिए, क्योंकि पूछने वाले बच्चे हमें बहुत पसंद हैं जो क्वेश्चन पूछते हैं, कुछ ना कुछ प्रतिक्रिया देते हैं, आए और बैठे और चले गए तो उससे हमें एहसास नहीं होता ना कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है कम से कम। अब इसमें से कह रहा है टैक्सोनॉमी की इज वन ऑफ द टैक्सोनॉमिक टूल्स आइडेंटिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स इट इज यूज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ प्लांट और एनिमल्स को आइडेंटिफिकेशन तथा क्लासिफिकेशन पहचान और वर्गीकरण में इनमें से कौन सा यूज करते हैं? दोनों। क्योंकि मोनोग्राफ भी आपका जाति के लिए यूज होता है, मोनोग्राफ भी जाति के लिए यूज होता है। अब फ्लोरा आपका मतलब वनस्पतियों के लिए, मोनोग्राफ में आपके प्लांट और एनिमल कुछ भी आ सकता है। वन टैक्सॉन मतलब एक सिंगल टैक्सॉन कुछ भी हो सकता है, एक स्पीशीज का अध्ययन करते हैं। सपोज दैट जैसे पैंथेरा की टाइगर को ही पूरे इंडिया में हम टाइगर के बारे में सिर्फ अध्ययन करेंगे बस। कई साइंटिस्ट आपको इंडिया में मिल जाएंगे ऐसे जो सिर्फ पूरे इंडिया के टाइगर के बारे में पता है, वो उसका टीथ, वो उसका पैर का जो पग मार्क होता है, उसका स्टूल्स, उसका यूरिन, वो तक महक के बता देंगे कि यहाँ से टाइगर निकला है। इतना नॉलेज होता है। जैसे मैं आपको बता दूं, आपके लोकल प्लांट बहुत सारे ले आइएगा, हम आज बच्चे करके बता देंगे कौन सा प्लांट है। बहुत सारा प्लांट, जैसे एज ए डायरेक्टर इंडिका, होल ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स तो इसमें से आपके बहुत रहेंगे। फ्लोरा के बारे में आ रहा है समझ में? कॉस्टो। चलिए अगला क्वेश्चन से इसमें से ऑल लिविंग ऑर्गेनिक। क्वेश्चन अच्छे हैं कि नहीं भाई? अच्छे ना हो तो और टफ पूछे क्या थोड़ा सा, धीरे धीरे स्टैंडर्ड बढ़ाते चलेंगे। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर linked linked together linked अच्छा linked to one another because option A they share common genetic material genetic material but to varying degree चलिए they have common
जेनेटिक मटेरियल of the same type. ऑफ द सेम टाइप्स। अगला, all have common. ऑल हैव कॉमन Similar organism. Organization. ऑर्गेनाइजेशन। All of the above. ऑल ऑफ द एबव। इसमें से पूछ रहा है, देखिए क्वेश्चन पहले समझिए। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर लिंक्ड वन अनदर। सभी जीवित, लिविंग, सभी जीवित जीव एक दूसरे से संबंधित हैं, क्योंकि सभी जीवित जीव एक दूसरे से संबंधित हैं, क्योंकि दे शेयर कॉमन जेनेटिक मटेरियल, क्योंकि वो एक जैसा अनुवांशिक पदार्थ शेयर करते हैं एक दूसरे से, एक समान अनुवांशिक पदार्थ, बट वेरिंग डिग्री, बट उनकी डिग्रियां, उनका एक तरह से कह दिया जाए उनका करेक्टर्स डिफरेंट है। क्या सभी एक जैसा अनुवांशिक पदार्थ करते हैं? अनुवांशिक पदार्थ एक जैसा होगा तो करेक्टर एक जैसा हो जाएगा, बिहेवियर एक जैसा हो जाएगा, तो सभी आईएएस हो जाएंगे, सभी डॉक्टर हो जाएंगे, कोई पीयून कैसे बनेगा? दूसरा, दे हैव कॉमन जेनेटिक मटेरियल ऑफ सेम टाइप्स, क्या उनमें एक जैसा अनुवांशिक पदार्थ या सामान्य? ऑल ऑफ कॉमन सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, ऑल ऑफ कॉमन सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, ऑल ऑफ द एबव, कौन सा सही रहेगा एक्सप्रेशन? सभी। देखिए इनका कहना है कि जेनेटिक मटेरियल सभी सही है, तो इसमें से ऑल ऑफ द एबव रहेगा। क्यों? क्योंकि जेनेटिक मटेरियल अगर एक जैसा, जैसे एक लगभग कह सकते हैं कि सभी का जेनेटिक मटेरियल जैसे एक ही घर में है, ब्रदर और सिस्टर्स है, तो आए तो फादर और मदर से ही है, तो ब्रदर सिस्टर का जो जेनेटिक मटेरियल होगा वो लगभग एक जैसा होगा। हम यहाँ पे एक्स वाई पे नहीं जाएंगे, एक्स एक्स पे डीएनए मैच करेगा। वैसे भी जो एनसीईआरटी बोलती है पूरे वर्ल्ड के मेल और फीमेल्स का जेनेटिक मटेरियल लगभग 98.4 या 99% सेम है। सर जी, 99% सभी में सेम होता है। हाँ सभी में, एनसीईआरटी बोलती है हमारी, लास्ट के चैप्टर में 12th में शायद लिखा हुआ है 98 या 99% सभी में, पूरे वर्ल्ड के मेल और फीमेल्स में जेनेटिक मटेरियल सेम हो सकता है। हाँ लास्ट चैप्टर में मुझे याद है, मुझे भी कि वो राइट हैंड पेज में लिखा है, राइट हैंड पेज में लिखा है ना, सेकेंड फर्स्ट पैराग्राफ है। हाँ तो एक बार इसी तरह बच्चे से कोई हुआ था, तो हमने कहा बेटा आपको नॉलेज नहीं था, हमारे टीचर ने बताया है पूरी दुनिया में सभी का अलग अलग होता है, इतना होता ही नहीं है। मैंने कहा सभी का एक जैसा होता है, कुछ पॉइंट में एरर। बेटा क्या है ना, जो जेनेटिक मटेरियल मतलब आपको पॉइंट में एरर, एटीजीसी आपने सुना होगा, एटीजीसी एडमिन थाइमिन ग्वानिन साइटोसिन, थोड़े से बेस चेंज हो जाना है, कैरेक्टर डिफरेंट हो जाने हैं आपके, तो इसमें से कह रहे हैं ऑल ऑफ द एबव। अब इसको मिटा देते हो सर, नोट भी करते जाइएगा, कुछ तो लगे आपको कि इतने दिन में ये पढ़ा है हमने। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए defining characters of living organism। ऑप्शन है ग्रोथ,
देखो वही आ गया क्वेश्चन आपका। जो हमने सब बताया वो। हाँ, रिप्रोडक्शन, Ability to make sound. एबिलिटी टू मेक Sound. साउंड एंड अगला. थर्ड Respond. रिस्पॉन्स, Response. रिस्पॉन्स To external. टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई। स्टिमुलाई कहलाता है प्रेरित होना, स्टिमुलेशन कहलाता है प्रेरित होना। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिफाइनिंग कैरेक्टर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग का कौन से अच्छा इसमें डिफाइनिंग कैरेक्टर्स है? ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, एबिलिटी टू मेक, रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई। एबिलिटी टू मेक साउंड मतलब साउंड के प्रति उसकी मतलब क्षमता। जैसे हम बुला रहे हैं किसी को और वो संग बैठा है, कुछ सुने तो कहते तुम्हें कुछ सुनाई दिखाई नहीं दे रहा है, तो ये तो आपका लिविंग का नहीं हो सकता उसके कान से ना सुनाई देता हो। डी नंबर रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई, बाहरी वातावरण में उसको रिस्पॉन्स देने की क्षमता रखता हो। डी आपका ज्यादा प्रोबेबल है, क्यों भाई? डी नंबर आपका ज्यादा प्रोबेबिलिटी है, डी नंबर सही है। बाहरी वातावरण में सब कुछ आ जा रहा है, क्यों? देखो उसने बहुत गंभीर बात बोली है, क्या बाहरी वातावरण में आपका क्या ग्रोथ भी आ जा रही है, रिप्रोडक्शन भी आ जा रहा है उसी के अंदर साउंड, उसी के अंदर एनवायरनमेंट, सब कुछ आ जा रहा है। मतलब आउटर रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई, मतलब स्टिमुलेशन वो कर रहा है, कुछ ना कुछ प्रतिक्रिया दे रहा है, किसी भी प्रकार की प्रतिक्रिया दे रहा है। इसका अर्थ क्या होता है? एक तरह से प्रेरित या स्टिमुलेशन, उत्तेजित, या आप कह सकते हैं स्टिमुलेशन मतलब उत्तेजित हो। वैसे एक्साइटमेंट होता है लेकिन और शुद्ध हिंदी में उत्तेजित, बाहर के वातावरण से बाह्य पर्यावरण में अपने आप को उत्तेजित हो जाना या क्रियाशील हो जाना। लिख लीजिए जरूर आप ही लोग। ये मैं एक अच्छा बुक लाया था मेरे पास, क्योंकि वो अपने खजाने से निकाल के कि देखूं इसमें नया, अभी पढ़ा नहीं है ज़्यादा उसको मैंने, लेकिन पहली बार आपकी क्लास में यूज हो रही है। इसी वजह से हमें भी मालूम नहीं उसकी कोई क्वेश्चन कि उसमें से क्या है। जब हम पढ़ते हैं फिर देखते हैं कि इसमें क्या सही हो सकता है। सर उत्तेजित किस प्रकार? उत्तेजित मतलब जैसे आप बैठे हो और एकदम से आपको जो सर मैं बताऊंगा, यस सर, ये उत्तेजना करें, उत्तेजित हो जाना, एकदम से खड़े हो गए, क्यों भाई? यस सर, एक्साइटमेंट, एकदम से करंट आ जाना आपकी बॉडी में। अब अगला क्वेश्चन इसमें से नोट क्या है? द टर्म बायोलॉजी वाज इंट्रोड्यूस, द टर्म, ये तो मालूम होगा सही, बायोलॉजी वाज इंट्रोड्यूस, बायोलॉजी का टर्म किसने दिया था बेटा? लिख लीजिए जिसको ना पता हो, बायोलॉजी शब्द किसने दिया था? लाइमार्क और ट्रेविरेनस ने। हिंदी में लिख दूं क्या इतनी देर से? ट्रेविरेनस। ट्रेविरेनस। बायोलॉजी शब्द किसने दिया था? लाइमार्क और ट्रेविरेनस ने। ये जरूर ना भूलिएगा बेटा, बायोलॉजी पढ़ रहे हैं इतना ना भूलिएगा कि बायोलॉजी शब्द किसने दिया था? लाइमार्क और ट्रेविरेनस ने। बायोलॉजी का पिता कौन है? अरस्तु। जंतु विज्ञान का कौन है? अरस्तु। वनस्पति विज्ञान का थियोफ्रास्टस। इतना ना भूलिएगा। कभी कभी कोई ओल्ड एज या कोई पर्सन या कोई फ्रेंड्स वगैरह आपके पूछ लेते हैं, अच्छा बताओ कहाँ पढ़ते हो, नीट पढ़ रहे हो, बताओ बायोलॉजी का पिता कौन है। तो जब ये नहीं आता तो पढ़ा क्या होगा, समझ रहे हैं? इस वजह से छोटी चीज़ें बहुत जल्दी पूछते हैं। और ये जो मैंने बताया ये बहुत सारे टीचर भी नहीं बता पाएंगे।
जो रफ टफ होगा ना बता पाएगा, जो पढ़ा रहा होगा वो जरूर बता सकता है। चलिए अगला इसमें से सर नीचे गिर गया। चलिए अगला इसमें से क्वेश्चन आता है। सर हाँ, फाइलम शब्द किसने दिया? सर फाइलम शब्द किसने दिया था, इन्होंने पूछा है। फाइलम शब्द मुझे तो नहीं पता है, लेकिन मुझे लगता है ये अरस्तु में ही, क्योंकि इसने एनिमल्स की बुक लिखी थी, इसने ही एनिमल्स के बारे में बुक लिखा था, तो मुझे तो उसकी जानकारी नहीं। वर्ड किसने दिया था? हाँ? फाइलम प्लांट में नहीं, फाइल वो कह रहा फाइलम वर्ड किसने दिया था, क्योंकि सबसे पहले जो एनिमेलिया की बुक आई थी वो एरिस्टोटल के थ्रू ही आई थी, जो क्लासिफाई ऑथेंटिक आया था। या हो सकता है किसने दिया, किसने दिया था बताइए, आपको मालूम है? क्यूबियन ने हाँ? क्यूबिया हाँ हो सकता है, ये कभी पूछे नहीं गए हैं क्वेश्चन। नहीं सर, पूछा गया हिंदी में, मैंने देखा था ना। अच्छा। सबने मुझे बताया था। अच्छा हो सकता है पूछा गया, मैं मुझे यह जानकारी नहीं। सेल एक्वायर एंड यूज एनर्जी, सेल एक्वायर एंड यूज एनर्जी synthesize सर क्यूबियर भी है। हाँ? क्यूबियर, हाँ हो सकता है। सिंथेसाइज स्टोर एंड डिकेड, डिग्रेड एंड eliminate substances, eliminate substances through chemical reaction का। सर एनर्जी के बाद क्या लिखा सर? मैं बता रहा हूँ क्या लिखा, एक मिनट, कहाँ पे? एनर्जी टू सिंथेसाइज, हाँ एक्वायर्ड, ऑप्शन क्या है इसमें से? मेटास्टेसिस, रेस्पिरेशन, मेटाबॉलिज्म, होम्योस्टेसिस। Cell acquire and use energy to synthesize, store and degrade, eliminate substance through chemical reaction। सेल हमारी क्या होती है, एनर्जी को यूज करती है, किसके द्वारा? संश्लेषण के द्वारा, संग्रह करती है, डिग्रेड करती है, नष्ट होती है, प्लस और का एलिमिनेट करती है, कुछ प्रोडक्ट भी बनाती है। कोशिकाएं हमारी एनर्जी के द्वारा, ऊर्जा के द्वारा संश्लेषण, संचित, नष्ट और कुछ उत्पादित पदार्थ भी बनाती हैं। ऐसी रिएक्शन कहलाती है, चाहिए भाई, मेटाबॉलिक्स। आ रहा है समझ में? यस सर। हाँ, जहाँ हिंदी से एक्सप्लेन किया तो नेचुरली बात है वो आ जाएगी। बता दीजिए। मैं थोड़ा सा फोकस भी कर देता हूँ ना कि संश्लेषित, ऊर्जा, बनना, प्रोडक्ट, वो सब क्या है। हम भोजन कर रहे हैं, कोई भी खाना खा रहे हैं, तो क्या हो रहा है? क्या सब नष्ट हो जाता है? कुछ केमिकल भी बन जाते हैं, कुछ ऊर्जा भी मिलती है, कुछ नष्ट भी हो जाता है, कुछ वेस्ट प्रोडक्ट के रूप में बाहर भी निकलता है।
एक ही वर्ड होम्योस्टेसिस आया है, ये क्या है? ये क्या है? इन्वायरमेंट के जो हमारा आउटर इन्वायरमेंट है उससे बैलेंस बनाए रखना हमें। जिन्होंने बैलेंस नहीं बनाया कोरोना से, जिन्होंने बैलेंस बनाए रखा, यही। अब जैसे इस समय 50 डिग्री टेम्परेचर था, हमने अपने आप को बैलेंस बनाए रखा, तो क्या हुआ? एनवायरनमेंट से बैलेंस बनाए रखना। और ये कहीं ना कहीं कनेक्ट हो रहा है ब्लड से, क्योंकि ब्लड का टेम्परेचर हमें मेंटेन रखना पड़ेगा। और ज़्यादातर ब्लड का टेम्परेचर मेंटेन कैसे होता है? हमें लिक्विड वाले खाना खाने से, क्योंकि लिक्विड को जल्दी एब्जॉर्ब करते हैं। हमारा बॉडी लिक्विड को जल्दी एब्जॉर्ब करता है, जो भी कुछ रहता है, क्योंकि डाइजेशन में उस बॉडी को हेल्प करता है। भाई कुछ भी रहेगा, डाइजेशन करना होगा, तो जब मान लीजिए किसी मशीन में सिर्फ लिक्विड डाल दिया जाए और उसको मिक्सिंग करना हो, तो बहुत जल्दी खर्र हो जाएगा मिक्सी में। उसी में आप बहुत सारे टोमेटो, ऑनियन और गार्लिक, फिर उसको बार बार 2-3 बार घुमाना पड़ेगा। अब मान लो पानी का लिक्विड है, उसको 2 बार घुमाया तो लिक्विड बन गया कि नहीं? पहले से ही लिक्विड है, उसको मिक्सिंग भर करना है बस। तो इस वजह से उसमें एनर्जी। इसी तरह हमारी बॉडी है, जो लिक्विड फॉर्म्स में होता है उसको ज़्यादा एनर्जी, तो तभी तो डॉक्टर बोलते हैं कि ग्लूकोज दे दिया जाए, ग्लूकोज चढ़ा दिया जाए वाटर, और उसी के साथ धीरे धीरे इंजेक्शन। ग्लूकोज हमारा क्या है? डायरेक्ट फिर वो ग्लाइकोजन में चेंज हो जाता है, तो हमारी बॉडी में एनर्जी आने लगती है। ग्लूकोज ज़्यादा होता है तो कहाँ से होता है? वो आपका फिर ग्लूकोज ज़्यादा होने लगता है तो वो बाहर जाता है यूरिन के साथ, तो वो फिर डायबिटीज़ के, शुगर के लक्षण होते हैं। नहीं, कहीं संचित भी होता है। वो आपका ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर हो जाता है लीवर में। ग्लाइकोजन के फॉर्म पे लीवर पे स्टोर होता है। स्टोर कहाँ होते हैं? हाँ, ग्लाइकोजन कहते हैं उसे। एनिमल में एनर्जी स्टोर ग्लाइकोजन के फॉर्म में होती है लीवर में हमारे। और जैसे मान लीजिए एनर्जी और कहाँ, जैसे आप सारा दिन फास्ट रहते हैं तो आपकी वही ग्लूकोज ग्लाइकोजन तो यूज होता है। सर जी, जब थक जाते हैं, हाँ। मांसपेशियों में लैक्टिक अम्ल होता है, इसकी वजह से थक जाते हैं। हाँ। तो हम दूध पीते हैं जिसमें लैक्टिक अम्ल तो होता है, तो इसी- नहीं, लैक्टिक अम्ल मिल्क में नहीं होता, उसमें लैक्टोज होता है, लैक्टिन प्रोटीन होती है। जब वो चेंज होता है तब दही में चेंज होता है, तब वो उसमें बनता है। एक ने ऐसे क्वेश्चन पूछा था कि मिल्क आपका हर्बिवोरस है कि कार्निवोरस है? मैंने कहा मिल्क आपका हर्बिवोरस में है। मिल्क एक तरह से लिक्विड है, उसको हर्बिवोरस और कार्निवोरस में डिवाइड नहीं कर सकते हैं। मिल्क में बैक्टीरिया नहीं होता है कोई भी, आप ध्यान रखिएगा। जब वो दही में कन्वर्ट होता है तब बैक्टीरिया रहते हैं, समझ रहे हैं आप? मिल्क में नहीं होते हैं कुछ भी बैक्टीरिया, मिल्क तो मिल्क ही है। एनवायरमेंट में बहुत सारा बैक्टीरिया वायरस है। अगर आपने जिग जैग पढ़ा होगा, ब्राउनियन मोशन, ब्राउन गति है, तो ब्राउनी मोशन पढ़े होंगे ना, तो देखते होंगे धूल जैसे कण आते रहते हैं बहुत सारे। तो जब वो नेचुरल सी बात है, स्पोर्स वगैरह कुछ पा जाते हैं उसमें से, हर एक स्पोर्स अपने अपने, जैसे हमें मान लीजिए कुछ जुकाम होना है तो वो स्पोर्स बैसिलस वाला जो रहता है आपके लैक्टोबैसिलस का, उसमें एंट्री कर जाता है मिल्क में। दूध फ्रिज में रखने से क्यों नहीं पड़ता है? क्योंकि एक तो उसको बंद कर दिया, ऊपर से फ्रिज में क्लोज करके रख दिया और ठंडे में रख दिया, तो वो ग्रो ही नहीं कर पाता है। बैसिलस जो होता है, लैक्टोबैसिलस वो ठंडी जगह में नहीं है, मतलब हाँ, हर एक बैक्टीरिया का अपना अपना एक टेम्परेचर होता है। हर एक बैक्टीरिया का, हर एक लिविंग, जैसे मान लीजिए हम सर्वाइव किस पे कर रहे हैं, इस टेम्परेचर पे कर रहे हैं, कुछ सर्वाइव आपके किस टेम्परेचर पे करते हैं ये डिपेंड करता है। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जो सर्वाइव किस पे, बैसिलस, कुछ आपके माइनस में भी टेम्परेचर में रहते हैं, कुछ 100 में भी करेंगे, कुछ आपके प्लस में भी करेंगे। जैसे हाँ, नहीं रहते हैं। जैसे आपके इस वो आप अटेंडेंस कर दीजिए। जैसे मैंने बताया आपको, एक आपके आपने सुना होगा उसमें से थर्मोजेंस, हाँ, थर्मो एसिडोफिलस वगैरह, हाँ, फाइल्स वगैरह, और उसके बाद आपके कुछ हॉट स्प्रिंग सुने होंगे, वो हॉट स्प्रिंग, मिथाइनोजेंस वगैरह, आर्की बैक्टीरिया वगैरह। हॉट स्प्रिंग बोले तो वो ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो सिर्फ
ऐसे वाटर में रहते हैं जहाँ पे गर्म पानी हो, बॉइलिंग करता हुआ वाटर है, नेचुरल रूप से। सर ये बताइए एमसीक्यू होते हैं, जैसे आप कराए, आपने आज ऐड कराया, हमने कुछ अपने से बोले, हाँ। कुल मिला के टोटल हमने ये चैप्टर में 100 एमसीक्यू हुए, हाँ। उसमें लिखे आपकी मर्जी। नहीं, आप बताइए। आप एक जैसे फेयर जैसा कुछ बना सकते हैं अपने अभ्युदय वाला, नीट वाला जो भी कराते हैं, तो कभी ना कभी आपको, जैसे कभी एग्जाम दिया तो उसके लिए आपको बेनिफिशियल रहेगा कि सर ने ये क्वेश्चंस कराए थे, बनाए थे। क्योंकि यहाँ सिर्फ आपको क्वेश्चन ही नहीं करा रहा हूँ, यहाँ मैं आपको अपना एक्सपीरियंस भी दे रहा हूँ कि मे भी ऐसा ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, ऐसे ऐसे आते हैं। आज आपको लग रहा होगा कि ऐसे ये बहुत सारा है, लेकिन लिखने से आपको मैं बता दूँ, एज ए बायोलॉजी टीचर, लिखने से आपका मस्तिष्क, आपका हृदय प्लस हैंड सभी पूरा बॉडी आपका वर्क करता है लिखने से। तो लिखने से जो चीज़ें याद हो जाती हैं वो सिर्फ पढ़ने में से कम याद होती है। लिखने से एमसीक्यू में पूरी पूरा कॉपी में लिखे। हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं, सोचने के क्यों नहीं लिखे? किसी ने मना, आपको लिखने के लिए कोई नहीं मना किया, आपके लिए नोट्स क्योंकि रफ में लिखा रखा रहेगा, आपका तो पता ही नहीं चलेगा कौन सी रफ कहाँ गई। एक फेयर जैसा बन जाएगा कुछ, कोई ज़रूरी नहीं कि अच्छे पेज की फेयर बनाया, कुछ आप दूसरे फेयर की भी पेज, मतलब 10 रुपया 20 रुपया कोई भी सस्ते पेज की बना सकते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन आपका इसमें से जो है, who is the regarded as the father of, who is the regarded as the father of among the following? चलिए आप क्वेश्चन लिखा होता है। एक्चुअली क्या है कि मैं ज़्यादा चर्चा नहीं करना चाहता हूँ, यहाँ पे बहुत सारे बच्चे 2 4 5 को मेरे पढ़ाए हुए बैठे हैं, मैंने बताया नहीं है किसी से, मैं कहना चाहता हूँ, तो उनको वो रेगुलरिटी में मेरे पढ़ाए और जानकार, तो उनको वो क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं। इनमें से जितने भी कराए हैं पढ़ाए हैं, इनमें से 50 से 70% चीज़ें उनको आ रही हैं, समझ रहे हैं। लेकिन मैंने कभी ये एक्सप्लेन नहीं किया कि मेरे ही ये मेरे परचेज हैं ऐसा, तो बस इस वजह से। लेकिन मैं तो एक एज ए टीचर आपको पढ़ाने आया हूँ, मेरे लिए सभी बच्चे हैं अपने, उनको आता है तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपको ना बताऊँगा, मेरे लिए तो सभी को बताना है ना, सभी को आना चाहिए। तो इसमें से फर्स्ट ऑप्शन क्या है? लीनियस। अरस्तु, एरिस्टोटल्स, महेश्वरी। देखिए यहाँ क्वेश्चन कराने का ये मतलब नहीं है कि मैं सिर्फ आंसर और क्वेश्चन लिख रहा हूँ, हर एक क्वेश्चन के मैं ऑब्जेक्टिव को भी डिस्कस कर रहा हूँ कि ये किससे रिलेट कर रहा है, क्यों रिलेट कर रहा है, कैसे है। बीरबल साहनी पहला आपको मालूम है, बाकी के भी हम डिस्कस कर लेते हैं कि क्या है। एरिस्टोटल आपको मालूम है जूलॉजी और बायोलॉजी का फादर है, लेकिन महेश्वरी कौन है? महेश्वरी कौन है? आपने कभी नाम सुना है पंचानन महेश्वरी? यस सर, पहले पार्ट में हम बताएंगे क्या आंसर पहले पार्ट में भारतीय गुण विज्ञान का पिता, पौधों के, भारतीय गुण विज्ञान पौधों का पिता, आप ये कह सकते हैं। हाँ, पंचानन महेश्वरी। पंचानन महेश्वरी कौन था? राजस्थान यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे, उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी में जाके डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी खोला था, पी महेश्वरी नाम से। सर पहले एनसीईआरटी की बुक इन्हीं की उससे मतलब उसमें इन्होंने एक बुक भी अपनी किया है महेश्वरी करके, पी महेश्वरी छापा, एम्ब्रियोलॉजिकल, पूरा का पूरा जो सेकेंड चैप्टर आपका 12th में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, पूरा इन्होंने स्टडी किया है फुल। पंचानन महेश्वरी, पी महेश्वरी के नाम से भी फेमस है। अब तीनों नाम पता चल गए आपके फादर, आप ये भी नीट के लिए इम्पोर्टेंट है। ये बीरबल साहनी कौन है? ये साहनी तो
थोड़ा सा बताइए। बीरबल साहनी, ऐसा मैं आपको बता दूं, ये आपका फॉसिल के बारे में अध्ययन किया था। जीवाश्म। हाँ, जीवाश्म विज्ञान के अध्ययन किए, तो फादर ऑफ इंडियन जीवाश्म विज्ञान कहलाते हैं। इंडियन पैलेंटोलॉजी या पैलियोबॉटनिस्ट कह सकते हैं। हाँ, जैसे जगदीश चंद्र बसु थे हमारे, उसी तरह बीरबल साहनी। हाँ, बीरबल साहनी ने भारतीय जीवाश्म विज्ञान का पिता कहलाता है ये, इंडियन पैलेंटोबॉटनिस्ट। हाँ, मतलब कि वही आपके पैलेंटोलॉजी कह सकते हैं उसको, सदी वह इंग्लिश फॉसिल। सदी जगदीश चंद्र बोस होता है, वैसे होता है। देखिए, आपसे बता दूं मैं, वहाँ जैसे मान लीजिए वहाँ जो कम्युनिटी है, जो वो खैर चर्चा ये चालू है ना अभी, है? तो देखिए, ये चर्चा करने से अच्छा है कि मैं बाद में कर दूंगा। जैसे कम्युनिटी का एक रहता है कास्टेज में, का रहता है थोड़ा सा कास्टेज में बोस बसु, जैसे आप यहाँ पे कह सकते हैं कोई पाल लिखता, कोई बघेल लिखता, पाल लिखता, कोई बघेल लिखता है। जैसे कोई उसमें से क्या यदुवंशी लिखता, कोई यादव लिखता है? जैसे कोई तिवारी लिखता, कोई त्रिपाठी लिखता, समझ रहे हैं? कोई पटेल लिखता, कोई सिंह लिखता। तो उसी तरह आपका वहाँ पर भी अगर कह दिया जाए तो इंडिया में सबसे पहले मॉडर्नाइजेशन कल्चर जो आया, मॉडर्न कल्चर, वो कलकत्ता ही आया था। आपको मैं सिविल सर्विस तो नहीं पढ़ा रहा हूँ, लेकिन बता दूँ, हमारी जो पहली कैपिटल थी वो आपकी कलकत्ता ही थी, कोलकाता ही थी। और कलकत्ता को ही सिराजुद्दौला ने 1757 में हारे थे। वहीं पर ही सबसे पहले अंग्रेजों ने आक्रमण किया था, सिराजुद्दौला को पहले बार हराया था, वहाँ का राजा जो था बंगाल का। क्यों? क्योंकि वो भारत उससे बे ऑफ बंगाल से नजदीक था। कोई भी बाहरी आक्रांता आते थे, वो जहाज के द्वारा, पहले नाव के द्वारा वहीं पे आकर रुकते थे। इस वजह से वो नाम का मॉडिफिकेशन हुआ। कहीं आपको बोस लिखना मिलेगा, कहीं बसु लिखना मिलेगा, अलग अलग कोई, इसमें ज़्यादा नहीं। आप सिर्फ उसकी वर्क देखिए, ये कभी पूछा नहीं जाता है बेटा आपको कि बोस पूछा जाएगा कि बसु पूछा जाएगा। ये आपका जीवाश्म विज्ञान का पिता कहलाता है। इनके नाम से एक इंस्टीट्यूट भी खुला हुआ है अपने भारत में, लखनऊ में। इसमें रिसर्च होता है सिर्फ फॉसिल के बारे में, बाकी कुछ नहीं होता है। लिविंग प्लांट एनिमल का कोई वर्क नहीं यहाँ पे, सिर्फ और सिर्फ किसका है? फॉसिल। सर, यहाँ पे जाना अलाउ नहीं होगा हम लोग? सभी साइंटिस्ट जितने भी, मैं बता दूं अलाउ कहाँ होता है, जितने भी रिसर्च इंस्टीट्यूट है, आप जनरली नहीं जा सकते हैं ये झोला। अगर आप ज़्यादा इनोसेंट हैं तो आप पहले उन्हें मेल कर सकते हैं विजिटिंग का, वहाँ पे ऑप्शन है ऑनलाइन में कि हम विजिट करना चाहते हैं, इतने लोग हैं आपके इंस्टीट्यूट। अगर ऑप्शन नहीं है, अगर लोकल के रहने वाले हैं, जैसे लखनऊ गए घूमने जाना चाहते हैं, तो वहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड आपको जाएंगे, कहेंगे, उससे रिक्वेस्ट करेंगे। अगर उसका मन होगा तो एक एप्लीकेशन लिख के अंदर जाएगा आपका एप्लीकेशन, आप बाहर ही खड़े रहेंगे आधे घंटे। वहाँ से अगर अप्रूवल आएगा तो आपकी एंट्री है, या फिर ऑनलाइन आप पहले से किसी को वहाँ जानते हो, साइंटिस्ट को या किसी स्टाफ को, सबको अलाउ नहीं है। जैसे हमें है, हमें बहुत सारे लोग इनमें से जानते हैं इस इंस्टीट्यूट में, जैसे NBRI बताया था, पैलियोबॉटनी बताया था। इसका नाम भी है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पैलियोबॉटनी रिसर्च सेंटर, रिसर्च इंस्टीट्यूट, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पैलियोबॉटनी रिसर्च इंस्टीट्यूट, IIPR करके है, IIPR। पैलियोबॉटनी और पैलियोंटोलॉजी मतलब एक ही बात है। पैलियोबॉटनी मतलब पूरा वनस्पति विज्ञान या पूरा वनस्पति, पूरा वनस्पति विज्ञान, पूरा वनस्पति। तो इसमें से एक ही बात है आपका बीरबल साहनी का। तो ये पता चला बीरबल साहनी कौन थे। हमारे देश में बीरबल साहनी ने वनस्पति, पूरा वनस्पति विज्ञान, बोले तो जीवाश्म विज्ञान के बारे में अध्ययन किया था। और जीवाश्म आप जानते हैं जो बहुत सालों तक आपके लिविंग डेड जैसे पड़े रहते हैं, दबे हुए जैसे, कुछ उनके कुछ नमूने मिलते हैं। हाँ, सड़े गए नहीं हाँ, तो आप सर, जैसे मतलब डायनासोर के लिए मतलब हाँ। जीवाश्म में पाए, ये जुरासिक पार्क मूवी है नहीं है, उसमें भी लोग मतलब बना कैसे देते कि इस तरह के देखते हैं, मतलब हो जाता है। बेटा जो
वर्क करता है। जैसे मान लीजिए मुझे बॉटनी आता है या जूलॉजी आता है, तो मैं कह रहा हूँ कि मेगा स्पोर में मियोसिस होता है, तो 4 आपके मेगा स्पोर बनते हैं, लेकिन 3 डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, सिर्फ एक आता है फिर है। तो इस चीज का मुझे आइडिया है। मैं कहता हूं पोलन ग्रेन्स आपका मोनोलिट और ट्राइलिट होता है, ये चीज मालूम है आपको उस ग्रुप से, उस कंजर्वेशन से, उस रिलेटेड ग्रुप से। जैसे सपोज दैट आपसे कह दिया जाए, जब उस फील्ड में आप रिसर्च वर्क करते हैं तो टेरिडोफाइट्स में आपको मालूम है कि फ्लावर नहीं होते हैं, तो आपका माइंड ही नहीं जाएगा कि फ्लावर है क्या। अगर टेरिडोफाइट्स का कोई फॉसिल मिला तो आप तो क्या सर्च करेंगे, उसके जाइलम और फ्लोएम की स्ट्रक्चर, और उसमें स्टीलर सिस्टम देखेंगे आप कैसा है, प्लेक्टो स्टील है, डिक्टियो स्टील है। स्टीलर सिस्टम में भी नोन एज जाइलम फ्लोएम अरेंजमेंट। स्टीलर सिस्टम क्या है, जाइलम फ्लोएम अरेंजमेंट कहलाता है। स्टीलर सिस्टम मीन्स होता है जाइलम और फ्लोएम का अरेंजमेंट। तो उस चीज को साइंटिस्ट जब वर्क करता है, और वर्क तब करता है जब वो एमएससी पास हो जाता है, पीएचडी करने के बाद, और जब पीएचडी में जाता है तो अपने प्रोफेसर से, अपने गाइड से, अपने साइंटिस्ट से डेली कंटिन्यू, जैसे क्लास आप 2 घंटे में डूब जाते हैं, वो सुबह 7-8 बजे से लगा के रात 8 बजे तक 9 बजे तक काम करता है उसके अंदर। वहाँ लिमिट नहीं है। क्या करना है, खाना खा के आइए ना, भूख लगा जाइए आइए, तब वो आपको सीखने को मिलता है हर चीज़। और जब आप उस फील्ड, मैंने बोला था ना कि हर एक का स्पेशलिस्ट होता है, फॉसिल का अलग स्पेशलिस्ट मिलेगा। जैसे इस इंस्टीट्यूट का नाम बोला मैंने, जो पैलियोबॉटनी या जीवाश्म विज्ञान है, इसमें लिविंग ऑन आपको कुछ वर्क नहीं है, सिर्फ और सिर्फ जीवाश्म वर्क है बस। लखनऊ में है ये, खुदाई नहीं, उसमें से और भी कई तरीके होते हैं। फोटो भी खींच सकते हैं, तोड़ भी सकते हैं। ऐसा जैसे मान लीजिए आपके कोयले की खदान से या कुछ आपके खोदने से कुछ मिल जाता है, जैसे हड़प्पा वगैरह की ऐसे कुछ मिले थे, उनमें से कौन से प्लांट थे, इनके एक अलग इरा रहते हैं, आपके प्री कैम्बियल इरा, कार्बोनिफेरस इरा या जुरैसिक इरा, मीसोजोइक इरा, सिल्वेरियन इरा, इनका एक अलग ही इरा चलता है। इरा बोले तो एक अलग काल चलता है, रिलीजियस काल एक अलग चल रहा है, धार्मिक काल, समझ रहे हैं। जैसे हिंदू रिलीजन में कह सकते हैं द्वापर त्रेता कलयुग। हाँ, ये बायोलॉजी में एक अलग काल चल रहा है। बायोलॉजी में आपका सिल्वेरियन काल चल रहे हैं, मतलब ये इसमें से आपके क्या एंजियोस्पर्मिक आए थे सबसे पहले, उसके पहले फिर आपके उसके पहले क्या आया था, आपका जिम्नोस्पर्म आया था, जिम्नोस्पर्म के पहले टेरिडोफाइट्स आया था, और टेरिडोफाइट्स के पहले ब्रायोफाइट्स आया था। आप ये नहीं कह सकते हैं कि ब्रायोफाइट्स से डायरेक्ट एंजियोस्पर्म आ गया था, नहीं, नको मीन्स ब्रायोफाइट से डायरेक्ट एंजियोस्पर्म नहीं आया था, पहले टेरिडोफाइट्स आया था इस अर्थ में, फिर जाके आपका एंजियोस्पर्म आया था। अब अगले क्वेश्चन में जाते हैं। ये बहुत एक्सप्लेनेशन हो गया इसका, क्यों है? हाँ, ज़्यादा चीज़ें हानिकारक हैं, क्यों? अच्छा, क्वेश्चन में मजा आया इसमें नहीं? थोड़ा सा पढ़िए, मेहनत करिए, दम से पढ़िए, सब चीज़ें अपने आप मिलेंगी आपको, सब घूमने को मिलेगा, सब स्कॉलरशिप मिलेगी, सब पैसा मिलेगा। थोड़ा सा अपने आप को इम्प्रूव करिए, रात दिन पढ़ने की कोशिश करिए। बायोलॉजी में तो सिर्फ एक ही बुक है एनसीईआरटी, उसके अलावा कुछ नहीं आपको पढ़ना। दोनों को रोज़ पढ़ना आदत, एक एक चैप्टर हैबिट डाल लीजिए, डेली पढ़ना कोशिश करिए, और जो चीज़ नहीं बनता उसमें से अगले सैटरडे टेस्ट हो। अब ये डिपेंड करेगा बेटा होगा कि नहीं होगा, जो भी इंफॉर्मेशन होगा तो देखेंगे। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर वाज इंट्रोड्यूस बाय, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर किसने इंट्रोड्यूस किया था? कार्ल लिनियस ने। ये आपको मालूम है? द्विनाम पद्धति किसने दी थी? कार्ल लिनियस ने। चलिए, ये क्वेश्चन आपको मालूम है? इन विच बुक हैज बाइनोमियल नोमेनक्लेचर बीन यूज्ड फॉर फर्स्ट टाइम?
कौन सी बुक में सबसे पहले द्विनाम पद्धति दिया गया था? सिस्टेमा नेचुरी। चलिए, मालूम है ना यस सर। सिस्टेमा नेचुरी। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में जीनस और स्पीसीज फर्स्ट, ये तो मालूम होगा। इन बाइनोमियल नोमेनक्लेचर देखते हैं क्वेश्चन। इंग्लिश से डरिए नहीं, हो सकता है कभी कभी दरवाजे आपके इसलिए नहीं खुलते हैं कि मैं कभी नहीं कर सकते हो आप, सुपर 30 में कहते ना, इसलिए मैं कह रहा हूँ इंग्लिश से बहुत नहीं डरिए, आपको बहुत सिंपल लगेगा। आप पढ़ना शुरू करिए बस। इन बाइनोमियल नोमेनक्लेचर both in genus and species, both in genus and species, both in genus and species, the first letter is capital. The first letter is capital. Second number, both genus and species printed in italic. Genus and species, पंकज बताएगा, बाकी कोई नहीं बताएगा इसका। और जीनस एंड स्पीसीज प्रिंटेड इन इटैलिक। अभी एक्सप्लेन कर दूंगा, फिर बताइएगा, पढ़िए पहले क्वेश्चन को। जीनस एंड स्पीसीज में भी सेम नेम। अगला, जीनस इज रिटन आफ्टर द स्पीसीज। आफ्टर द स्पीसीज, बताइए इसमें से आपका आंसर। इन द्विनाम पद्धति जो कह रहा है वो क्या है? बोथ जीनस एंड स्पीसीज इन फर्स्ट लेटर कैपिटल नहीं, मतलब दोनों के कैपिटल लेटर नहीं होते हैं। किसके किसके कैपिटल लेटर होते हैं? केवल वंश के, जीनस के। तो पहला तो बिल्कुल गलत हो गया। दूसरा, बोथ जीनस एंड स्पीसीज प्रिंटेड इन इटैलिक, सही हो सकता है। और थर्ड है, जीनस एंड स्पीसीज में भी सेम नेम, गलत है। रेगुलरली में नहीं होता है, बहुत रेयर केस में हो सकता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। जीनस इज रिटन आफ्टर द स्पीसीज, मतलब जीनस को स्पीसीज के बाद लिखते हैं, जाति को वंश के बाद में लिखते हैं। सी भी तो सही हो सकता है। सी सही हो सकता है, लेकिन कॉमनली नहीं होता है। यस सर, जैसे नाजा नाजा होता हाँ, राइटस कोबरा के लिए। हाँ। और लेकिन सर सब में नहीं होता, प्लांट में तो बिल्कुल ही नहीं होता। कौन सा सही रहेगा? बी नंबर इसमें से। क्यों? क्योंकि आप देखिए, जब इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो आपको प्रोबेबिलिटी वाले ज़्यादा, मतलब जो चीज़ें ज़्यादा होती हैं उनमें ज़्यादा ध्यान देना है। ज़्यादा कैसे? जो चीज़ ज़्यादा पूछी जाती है, जो आपके वो ट्राइनोमियल में चले जाते हैं, समझ रहे हैं? वो जो ट्रिपल नेम्स हैं, तो उनमें से रेटस, नाजा, वो सब चीज़ें आपके ज़्यादातर एनिमल्स में जाते हैं। जैसे चूहा होता है सर। एनिमल्स में जाते हैं, इसमें स्पेसिफिक लिखा थोड़ा ना है कि वो एनिमल्स एनिमल्स पे तो नहीं। लेकिन ये तो नोमेनक्लेचर तो आपके दोनों के लिए होता है। नोमेनक्लेचर एनिमल्स के लिए भी तो है। नहीं, नोमेनक्लेचर क्या सिर्फ एक के लिए होता है? एक दोनों के लिए होता है, पर एनिमल्स के लिए भी तो है। एनिमल्स के तो जो वो कह रहा है नोमेनक्लेचर को फॉलो करना चाहिए, दोनों में फॉलो करना चाहिए, प्लांट और एनिमल्स में भी। किसी एक में हम नहीं जा सकते हैं। प्लांट में फॉलो नहीं करेगा। प्लांट में फॉलो नहीं करेगा। आपका ये आंसर आपका करेक्ट है, मैं कह रहा हूँ आपका आंसर करेक्ट है, सही है, लेकिन ये आंसर आपका प्लांट में फॉलो नहीं करेगा।
ज़्यादातर। हाँ, एनिमल में भी कुछ एनिमल में फॉलो करेगा, तो इससे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी इसमें दिख रही है आपकी। इस आंसर में कोई डाउट लग रहा है क्या? इससे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी शो कर रहा है कि नहीं है इटैलिक वाली? तो हमें ये भी चेक करना है कि कन्फ्यूजन होता है, हमें भी होता है, ऐसा नहीं है। थोड़ा सा जब ज़्यादा आप पढ़ लेते हैं कभी कभी तो ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाता है कभी। हाँ, ऐसा होता है, जब ज़्यादा पढ़ते हैं तो आपको ये भी भूल जाता है कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रोकैरियोट में थी कि यूकैरियोट में थी, हो जाता है कभी कभी। ऐसा नहीं कि देखिए मन की स्थितियाँ हैं, न्यूरॉन्स है, वो कब कहाँ चेंज हो जाए कोई भरोसा नहीं होता है, समझ रहे हैं आप? तो ऐसा होता है, लेकिन प्रोबेबिलिटी पे हमें देखना है। तो जो हमारे रिगार्डिंग ये ज़्यादा आपके लिए प्रेफर रहेगा। हम इसको गलत नहीं कह रहे हैं, लेकिन ज़्यादा प्रेफरेंस हम किसको दे रहे हैं? इसको दे रहे हैं, क्योंकि ये तो बिल्कुल गलत हो सकता है, ये दोनों बिल्कुल गलत हैं जब हम ऑब्जेक्टिव सॉल्व करते हैं। अब हम दो में आते हैं, तरीका भी यही है जो सिखाया जाता है बहुत अच्छी कोचिंगों में। जब टीचर जैसे हम सिखाते रहे हैं कि सर पूछते हैं तुक्का किस में लगाया जाए, बेटा पहले पूर्णतया गलत वाले कट कर दो, ऊपर वाला पूरा गलत है। तो वही पंकज बहुत जीनस एंड स्पीसीज फर्स्ट लेटर, वंश और जाति को कैपिटल लेटर से लिखते हैं, दोनों को। किसको कैपिटल लेटर से लिखते हैं और जाति को स्मॉल लेटर से, सही है ना? तो ये वाला तो गलत हो गया। ये कह रहा है जीनस इज रिटन बाय आफ्टर द स्पीसीज, जाति को वंश के बाद लिखते हैं, जाति को वंश के मतलब उसको वंश को जाति के बाद लिखते हैं, ना कि पहले लिख देते हैं। तो ये क्या है? ये गलत हो सकता है। अब फिर इसमें से ये दोनों ऑप्शन आते हैं, तो कह रहे बोथ जीनस एंड स्पीसीज प्रिंटेड इन इटैलिक। इटैलिक आपका लैटिन सही था, किसी ने कहा था, लेकिन उसको प्रिंट करने में इटैलिक भी यूज कर सकते हैं, प्रिंट करने में इटैलिक भी यूज करते हैं। फिर इधर कुछ सालों में हम उसको इंग्लिश में भी यूज कर रहे हैं, क्योंकि कार्ल लिनियस वगैरह ये सब आपके थे, तो आपकी क्या लैटिन लैंग्वेज, लेकिन लैटिन लैंग्वेज एक स्पेसिफिक कुछ ही एरिया में फेमस थी। उसकी डेड लैंग्वेज, जैसे सही कह रही है कि डेड लैंग्वेज में आ गई है। जैसे हमारे यहाँ धीरे धीरे क्या हो रहा है, जो लैंग्वेज थी वो डेड लैंग्वेज, जैसे आप कह सकते हैं कि ब्रज भाषा डेड लैंग्वेज में आ जा रही है। हो रही कि नहीं हो रही है? डेड लैंग्वेज में हो जा रही है इसमें से। तो ये आपके अब थर्ड जो आता है जीनस एंड स्पीसीज में भी सेम, ये आंसर तो आपका सही है, लेकिन इसके कंपैरिजन में बी के कंपैरिजन में सी कम भारी लग रहा है, जिसे कहते हैं भारी कम है। इस आंसर के कंपैरिजन में ये आंसर कम लग रहा है, क्योंकि कह रहा है जीनस और स्पीसीज के नाम सेम हो सकते हैं। अभी तक हमने 2-4-6 मुश्किल से एनिमल और प्लांट के नाम ही देखे होंगे जो सेम रहे हैं, बस जो हमने पढ़े हैं आज तक। मुश्किल से 4-6 प्लांट एनिमल्स, कुछ बहुत रेयर केस में, प्लांट में तो देखा ही नहीं कभी, और एनिमल्स में 2-4 बहुत रेयर केस में, बहुत कम होते हैं। पूरे इतना सारा एनिमल्स है, उसमें से सिर्फ 4-6 के उसमें से, तो गलत नहीं है, लेकिन इसके कंपैरिजन में ये वाला ज़्यादा सही है। पर्पसफुली रखा गया है। ये क्वेश्चन आया भी था कब, देखिए ये क्वेश्चन MPPMT का क्वेश्चन है आपका 2004 का, मध्य प्रदेश प्री मेडिकल टेस्ट का। जो मैं आपको क्वेश्चन ये करा रहा हूँ ना, ये सब ओल्ड क्वेश्चन ही हैं आपके मेडिकल के, जितने भी क्वेश्चन कराए हैं, क्योंकि एक मेरे पास कलेक्शन है पूरे हर एक चैप्टर का, तो उससे से जितने भी क्वेश्चन कराए हैं ये सब आए हुए हैं। पहले हम PMT हुआ करता था, प्री मेडिकल टेस्ट, अब वो नीट हो गया है पूरे इंडिया में कैसा। तो MP में 2004 में क्वेश्चन आया था। आफ्टर थोड़ा सा वो, अरे वो ऐसा हो जाता। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं इसमें से, द टर्म टैक्सोनॉमी किसने दिया था? हाँ, टैक्सोनॉमी का APD कंडोले ने दिया था, लिख लीजिए कहीं पे।
क्योंकि टैक्सोनॉमी पढ़ा चुके हैं, कहीं सोच ले अगर कि बेटा बताओ टर्म किसने दिया था? एपीडी कैंडोले ने। टैक्सोनॉमी टर्म किसने दिया था? ये भी बहुत पूछा जाता है। ये फ्रेंच बॉटनिस्ट था। टर्म स्पीसीज किसने दिया था? टर्म स्पीसीज जॉन रे। टर्म स्पीसीज गिवन बाय जॉन रे। हिस्टोरिया जेनेरिस प्लांटेरम, खैर ये एनसीईआरटी पे नहीं है, लेकिन इसके राइटर कौन है? फादर हु इज द ऑथर ऑफ हिस्टोरिया जेनेरलिस प्लांटेरम? हिस्टोरिया एक की बुक थी प्लांटेरम। इस बुक को किसने लिखा था? ऑप्शन में एरिस्टोटल, लीनियस, जॉन रे, थियोफ्रेस्टस। थियोफ्रेस्टस ने लिखा था, लीनियस नहीं। मैंने थियोफ्रेस्टस ही बोला। हाँ, थियोफ्रेस्टस। नहीं सर, जॉन रे है। इसको जान रहे थे? सच्ची? हिस्टोरिया जेनेरलिस प्लांटेरम। ये तो थियोफ्रेस्टस से एक और है हिस्टोरिकल। हाँ हाँ, वो एनिमेलिया है। यस हाँ, वो एनिमेलिया करके हिस्टोरिकल। और स्पीसीज प्लांटेरम है। यस, ये तो थियोफ्रेस्टस। हाँ, थियोफ्रेस्टस है, वो है स्पीसीज प्लांटेरम। इसको जॉन रे ने लिखा था। अब आईसीबीएन बहुत बार पूछा गया है कि आईसीबीएन क्या है? इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर। ध्यान रखिएगा, कई बार आया है आपका। अभी लास्ट ईयर के क्वेश्चन आपको एक दो करा दे। और किसमें बताया था? बॉटनिकल में कि जूलॉजिकल में? लास्ट ईयर के क्वेश्चन आपको बता देता हूँ। हाँ, अब एक आपको लास्ट ईयर का क्वेश्चन बता देता हूँ, 2016 वाले। देख लीजिए 2016 के क्वेश्चन क्या थे, क्योंकि जो 2016 के बाद पेपर आ रहा है आपका एनटीए के थ्रू, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के थ्रू, तो वो पूरा प्योर एनसीईआरटी आ रहा है। द लेवल ऑफ ए हर्बेरियम सीड, क्वेश्चन है आपका 2016 एआईपीएफ नीट का। The level of herbarium seed does not carry information on। फर्स्ट ऑप्शन क्या है? लोकल नेम्स। सेकेंड ऑप्शन डेट ऑफ कलेक्शन, डेट ऑफ कलेक्शन, नेम ऑफ कलेक्शन, नेम ऑफ कलेक्शन। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत सिंपल है, आप सबको बता भी चुका हूं। हाइट ऑफ द प्लांट है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखिए कह रहा है, क्वेश्चन समझ लीजिए, जिसको ना आया हो हिंदी वालों को समझ में, इंग्लिश वालों के लिए तो हलवा था ये बिल्कुल। द लेवल हर्बेरियम सीड, हर्बेरियम सीड जो होती है, जो बनाया था कल मैंने, इसमें से हर्बेरियम सीड में ऐसी कौन सी इंफॉर्मेशन नहीं रखी जाती है? लोकल नेम, सामान्य नाम रखा जाता है, डेट ऑफ कलेक्शन,
जिस दिन कलेक्ट किया गया कोई प्लांट रखा जाता है, नेम ऑफ कलेक्शन जिसने कलेक्ट किया, मैंने कहा था वो रखा जाता है। हाइट ऑफ द प्लांट ये नहीं होता। तो हमारे हिसाब से तो यही सही है, सही है। पौधे की ऊंचाई नहीं रखी जाती है वहाँ पे कि कितना पौधा ऊंचा था, लंबा था। वैसे सबसे टॉलेस्ट प्लांट जानते हैं कौन है? आप चुप रहिए, आप लोग चुप रहिए, आप लोग चुप, मेरे हाथ वाले चुप रहे जो हमको जानते हैं पहले से, जो नहीं जानते वो बताएं, क्योंकि ये सब चीज़ें हम रोज में संपुट की तरह प्रयोग करते हैं ना, जाते ही बताओ क्या होता, ये क्या होता। बताइए सबसे टॉलेस्ट रेडवुड पार्क कैलिफोर्निया में पाया जाता है। ये बहुत पुराना पेड़ है। ये भी बता दिया मैं, रेडवुड पार्क कैलिफोर्निया में पाया जाता है। सिक्वा, सिक्वा नाम सुना है? जिम्नोस्पर्म है ये, मोर देन 400 फीट का होता है। अच्छा ये वो कक्षा 6 साल की बुक में चित्र सही दिए। बीएससी सेकेंड ईयर में कौन है? बीएससी सेकेंड सेमेस्टर में आप है ना, सेकेंड सेमेस्टर। आपने जिम्नोस्पर्म नहीं पढ़ा होता? हाँ पूरा हो गया, पूरा हो गया क्या? इसको बंद कर दीजिए, टाइम हुआ हो गया।